आज की पोयम है हमारी म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स। इस पोयम का नाम, ये तो फ्रेंच में टाइटल है, बट इसका नाम था पैलेस ऑफ फाइन आर्ट्स, जो कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद चेंज कर दिया गया म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स। तो मतलब यहाँ पे डब्ल्यू एच ऑर्डन एक म्यूजियम में जा रहे हैं वहाँ पे कुछ पेंटिंग्स देखते हैं और उन पेंटिंग्स के बारे में वो बताने की कोशिश करते हैं कि उनको देख के कैसा लगता है। जैसे कि और वो पेंटिंग्स, उस म्यूजियम का नाम ही है म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स। और वहाँ पे पेंटिंग्स जो है वो नॉर्थन रिनाइसेंस की पेंटिंग है, जो 16th सेंचुरी में कुछ पेंटर्स हैं जिन्होंने वो पेंटिंग मतलब बनाई थी। जैसे पीटर नाम का एक पेंटर थे, उन्होंने उन पेंटिंग्स को बताई थी, पीटर ब्रूगल। तो उन पेंटिंग्स के बारे में वो डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि नॉर्थन रिनाइसेंस इटालियन रिनाइसेंस से बिल्कुल अलग था। वो इटालियन रिनाइसेंस जहाँ पे रोमन कल्चर और ग्रीक कल्चर की बात होती थी, इटालियन रिनाइसेंस, नॉर्थन रिनाइसेंस जो कि नीदरलैंड और बेल्जियम का पार्ट है, वहाँ पे रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ लाइफ, माइथोलॉजिकल फिगर और क्राइस्ट की बात होती थी, और वो वही पेंटिंग में झलकता था। तो तो ऑथर की बायोग्राफी आप जानते ही हैं, पढ़ लीजिएगा, मैं थोड़ा मोड़ा बता देता हूँ। डब्ल्यू एच ऑर्डन, वेस्टर्न ह्यूग ऑर्डन इनका पूरा नाम है, और ब्रिटिश बोर्न थे, लेकिन ये अमेरिकन सिटीजन बन गए थे 1946 में। और ठीक है, तो अब थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये पोएट्री अच्छा पब्लिश कब हुई थी? दिसंबर 1938 में ये लिखी गई थी, पब्लिश हुई थी स्प्रिंग 1939, और एक मैगजीन है न्यू राइटिंग करके, उसमें पब्लिश हुई थी। और अनदर टाइम 1940, जो एक कलेक्शन था ऑर्डन का, अ, उसमें ये पोइट्री को पब्लिश किया गया था। ठीक है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है? वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ठीक है, सेकेंड चल रहा था, ऑस्ट्रिया को एनेक्स कर लिया गया था नाजी जर्मनी द्वारा 1938 में। और ऑस्टिन ऑर्डन ने ये फर्स्ट हैंड वायलेंस देखा था। और ये पोएम एक्चुअली एक फेरिस्ट पोएम है, एक फेरिस्टिक पोएम, मतलब कि किसी भी आर्ट को देख के अगर हमारा इंटरप्रिटेशन जो निकलता है कि हम क्या समझते हैं, अगर उसके बारे में हम कुछ समझ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उसको ये एक फेरिस्टिक पोएम लिखते हैं। जैसे ओड टू द ग्रेशियस अर्न जो जॉन कीट्स की पोएम है, वो भी एक अर्न को देख के अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। यहाँ पे ऑर्डन पेंटिंग्स को देख के अपने विचारों को बता रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ 3 पेंटिंग्स की नाम है जो मैं पेंटिंग्स दिखा दूंगा: द सेंसस एट बेथलहम, द मैस्कर ऑफ इनोसेंट्स एंड लैंडस्केप विद द फॉल ऑफ इकैरस। और ये पोएम फुल 23 लाइन्स की है ये पोएम, और 2 स्टेंजास में है। और अगर मेजर थीम इस पोएम की बात करें तो ये ह्यूमन सफरिंग के बारे में बताता है कि भले से कितना भी ह्यूमन सफरिंग हो, लाइफ मूव्स ऑन। और बहुत लोग ह्यूमन सफरिंग को इग्नोर करते हैं, इवन नेचर भी आसपास क्या हो रहा है बहुत इंडिफरेंट है। तो आगे चलते हैं, पोएम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। अबाउट सफरिंग दे वर नेवर रॉन्ग। ठीक है, अबाउट सफरिंग दे वर नेवर रॉन्ग। कौन नहीं थे? द ओल्ड मास्टर्स। ओल्ड मास्टर्स कौन है? ओल्ड मास्टर्स हैं जो पेंटर्स थे। पीटर, यहाँ पे यहाँ पे पीटर ब्रूगल को ही बोला जा सकता है ओल्ड मास्टर्स, या ओल्ड मास्टर्स में लियोनार्डो दा विंची भी आ सकते हैं। सो ओल्ड मास्टर्स जो ओल्ड पेंटर्स थे वो सफरिंग के बारे में कभी गलत नहीं थे, एंड वो बहुत अच्छे तरीके से सफरिंग को समझते थे, बहुत अच्छे तरीके से। जो पेंटर्स थे, जो 15th 16th सेंचुरी में, जो 15th से लेके 18th सेंचुरी तक जो पेंटर्स थे, यूरोपियन पेंटर्स थे, दे वर वेरी well versed with the human suffering and they understood it. So it's human position how it takes place, कि सफरिंग क्या है, सफरिंग कैसे अपने आप को व्यक्त करती है, और समाज में जो सफरिंग्स हैं, जो दुख है, पीड़ा है, उसको वो दिखाने में कभी असमर्थ नहीं रहे थे। while someone else is eating or opening a window or just walking dully along। अब यहाँ पे देखिए, इस पोएम को पढ़ने से पहले आपको यहाँ पे एक पेंटिंग देखनी पड़ेगी जो मैं आपको बताता हूँ। हाँ, द सेंसस एट बेथलेहम। अब यहाँ पे हुआ ये था कि यहाँ पे अब देखेंगे ये सेंसस एट बेथलेहम, ये देखेंगे कि अ, मैरी है घोड़े पे, और
और उनके उनके साथ वो जा रहे हैं उनके हस्बैंड जोसेफ। तो मैरी और जो जोसेफ थे वो किंग डेविड के लाइन के थे, वो नाजरत में थे इसराइल में। तो अगस्तस जो किंग रोमन किंग होते हैं अगस्तस, उनको अपने राज्य का सेंसस करना होता है। ये देखिए घोड़े पे मैं जूम कर रहा हूँ। तो वो जब जीसस का बर्थ होने वाला रहता है तो वो अपने टाउन में सेंसस करने के लिए बुलाते हैं। तो ये मैरी और जोसेफ जो क्राइस्ट को अब बर्थ होगा वो यहाँ इस टाउन में आते हैं सेंसस कराने के लिए। अब देखेंगे कि अ, अ, लोग कितने इंडिफरेंट, इतनी बड़ी घटना होने वाली है लेकिन लोग बहुत इंडिफरेंट हैं यहाँ पे। लोग खा रहे हैं, मतलब खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, विंडो से देख रहे हैं, सारी पेंटिंग्स में अगर गौर से देखेंगे, लेकिन लोग बहुत इंडिफरेंट हैं इस घटना को लेके। अब आगे आगे पोएम में चलते हैं। हाउ व्हेन द एज्ड आर रिवरेंटली पैशनेटली वेटिंग फॉर मिरेकुलस बर्थ, लेकिन ओल्ड पीपल जो हैं, जो ओल्ड समाज है, मतलब जो बूढ़े लोगों का वर्ग है, वो इस घटना की महत्वता को समझता है। वो ईगरली वेट कर रहा है कि कब क्राइस्ट का बर्थ होगा। ठीक है। देर ऑलवेज मस्ट बी चिल्ड्रन हु डिड नॉट स्पेसिफिकली वांट इट टू हैपन स्केटिंग ऑन द पॉन्ड ऑफ द एज एंड द वुड। सो यहाँ पे हम समझते हैं कि अभी मैं पेंटिंग को फिर से लाता हूँ। बड़े बूढ़े लोगों को तो परवाह है कुछ, लेकिन बच्चों को देखिए, यहाँ पे स्केटिंग कर रहा है और ये इसको बांध रहा है। यहाँ पे पुल के किनारे, ये पॉन्ड के किनारे बच्चे खेल रहे हैं, बहुत अनअवेयर है ये जनरेशन। सो और वो स्केटिंग कर रहे हैं ऑन द एज ऑफ द पॉन्ड, ऑन द एज ऑफ द वुड। इनको कोई मतलब नहीं है कि क्या होने वाला है, इतनी बड़ी घटना होने वाली है। दे नेवर फॉरगेट that even the dreadful Matreon must run its course. Old masters has always sought the violence occurring inside the everyday life. Now क्या है? अब देखिए, अब एक दूसरी पेंटिंग की बात करते हैं। उस पेंटिंग का नाम है द मास्कर्स ऑफ इनोसेंट। अब मास्कर्स ऑफ इनोसेंट क्यों आया था कि जब वहाँ के राजा को पता चला था कि अगला राजा पैदा होने वाला है उस जगह पे, अ, तो उस राजा ने क्या बोला था कि यहाँ के जितने 2 साल के नीचे के बच्चे हैं उनको सबको मार दो। ये हुआ था। तो उस मैसेकर को बताता है, सॉरी मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस पेंटिंग को। ये देखिए, यहाँ पे ये सोल्जर्स आए हुए हैं, लोग गिड़गिड़ाते हुए देख रहे हैं। देखिए, इनके बच्चों को उठाने के लिए वो आए हैं, क्योंकि उसको पता है कि जीसस का बर्थ हुआ है और वो अगले राजा बन सकते हैं, तो इनको मारना पड़ेगा। इस पेंटिंग में दिखाया गया है। तो अब इस पेंटिंग को आप ध्यान से, मतलब ज़हन में रखिएगा और आगे लाइन को पढ़ते हैं। ठीक। Anyhow, in the corner, some untidy spot where the dogs go on with their doggy life, and the torture horses scratches its innocent behind on a tree। अब देखना मैं आप लोग को बताता हूँ। अब देखिए, डॉग्स गो ऑन विद देयर डॉगी लाइफ, मतलब डॉग एनिमल्स कितने इंडिफरेंट हैं। कुछ भी हो रहा है, कितने भी लोग मर रहे हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और ये देखिए घोड़े क्या कर रहे हैं। घोड़े भी, मतलब अगर स्लॉटर हो रहा है, किसी को मारा जा रहा है, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, खुजला रहे हैं। देखिए अपना माथा खुजला रहे हैं यहाँ पे। तो यही ऑथर बता रहे हैं कि कितना नेचर इंडिफरेंट है सफरिंग को लेके। ठीक है, अब आगे चलते हैं। In Bruegel Icarus, for instance, how everything turns away quite leisurely from the disaster। अब तीसरी पेंटिंग की बात होती है जहाँ स्पेसिफिकली इस पेंटिंग का नाम जिक्र है। यहाँ पे तो आप नाम नहीं पढ़ सकते थे, बट आपको पता है कि इंटरप्रिटेशंस आती हैं, तो लोगों ने बताया कि इस पेंटिंग का जिक्र हो रहा है। एक इन लाइंस को देख के, डिस्क्रिप्शंस को देख के पता चल जाता है कि दो पेंटिंग का जिक्र हुआ। अब तीसरे पेंटिंग का जिक्र तो सीधे सीधे हो रहा है, जिसके बारे में मैं आपको सीधे सीधे बताता हूँ। अब तीसरा पेंटिंग ये देखिएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, द फाइल ऑफ इकारस। अब ये सु- अब ध्यान से देखिएगा इस पेंटिंग में। अब देखिए पहले सिप देखिए, मैं सिप को जूम कर देता हूँ। ये सिप यहाँ पे है, और एक किसान अपने खेत में काम कर रहा है। यहाँ पे एक शेपर्ड, मतलब भेड़ को चरा रहा है, और यहाँ पे एक सिप आ रही है। ठीक है, यहाँ पे भी एक सिप आ रही है। ठीक है। ऐसे पहले नज़र में आपको कुछ समझ नहीं आएगा इस पेंटिंग को देख के, लेकिन अब मैं एक चीज़ और ज़ूम करता हूँ। यहाँ पे देखिए एक बच्चा डूब रहा है,
और ये कौन है? ये इकारस है। इकारस कौन है? इकारस माना जाता है कि बिब्लिकल मिथ में कि इसके पास वैक्स के विंग थे और ये उड़ते 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 सन के इतने करीब हो गया कि इसके वैक्स के जो विंग्स थे, जो पंख थे, वो मेल्ट हो गया और ये नदी में गिर के डूबने लगा। और यहाँ पे लोग इतने इंडिफरेंट हैं, जैसे ये अपना काम कर रहा है, ये डूब रहा है, इसको फर्क नहीं पड़ता, ये शेपर्ड को भी फर्क नहीं पड़ रहा, और ये शिप जा रही है, इसको कहीं जाना है, इसका एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन है, इसको भी फर्क नहीं पड़ रहा है, लड़का डूबे तो डूबे, ये चीज है। अब हम इस लाइंस को पढ़ते हैं जल्दी से। तो हाउ एवरीथिंग टर्न्स अवे क्वाइट लेजरली फ्रॉम द डिजास्टर। डिजास्टर क्या है? ड्राउनिंग ऑफ द बॉय। ठीक है। द प्लॉगमैन में हैव हर्ड द स्प्लैश। प्लॉगमैन ने देखा होगा पानी से कुछ स्प्लैशिंग की आवाज आ रही है, फिर भी वो छोड़ दिया। बट फॉर हिम इट वॉज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट नहीं था। द सन शोन as it had on white legs disappearing into the sun shone as it had to on the white legs disappearing into the green। अब सूरज चमक रहा है, सूरज को भी फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो उगेगा फिर डूब जाएगा, टाइम चला जाएगा। और वो जो व्हाइट लेग्स, यहाँ पे पहला वायलेंस दिखा रहा है, व्हाइट लेग्स डिसअपियरिंग इनटू द ग्रीन। अब ग्रीन कलर का पानी है, उसमें जो जो बच्चे का वो जो पैर है वो उसमें सम्मिलित हो रहा है, उसमें डूब रहा है, ये चीज दिखाया गया। वाटर एंड द एक्सपेंसिव डेलिकेट शिप दैट मस्ट हैव सीन समथिंग अमेजिंग, ए बॉय फॉलिंग आउट ऑफ द स्काई हैड समवेयर टू गो टू गेट टू एंड शेल्ड कामली ऑन। मैं फिर से पढ़ देता हूँ। वाटर एंड द एक्सपेंसिव डेलिकेट शिप दैट मस्ट हैव सीन समथिंग अमेजिंग, ए बॉय फॉलिंग आउट ऑफ द स्काई हैड समवेयर टू गो समवेयर टू गेट टू एंड सेल्ड कामली। अब वाटर, अब एक जो एक्सपेंसिव डेलिकेट शिप है, जो जहाज है, वो देख रहा है बच्चों को डूबते हुए। पहले तो वो सोचा कि ये बॉय लगता है लड़का डाइव मार रहा है, पानी में नहा रहा है, खेल रहा है, लेकिन फिर वो रियलाइज कर रहा है लगता है डूब रहा है, लेकिन उसको कहीं जाना है, उसको उस जर्नी को करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिवाय एक लाइफ बचाने के लिए, तो वो भी चला ही जाता है छोड़ के। तो ये हमारी पोएम है और इसका मेजर थीम है कि ह्यूमंस आर सो इनडिफरेंट अबाउट अदर्स पेन, उनको फर्क नहीं पड़ता, वो बस अपना काम करते हैं। और इन पेंटिंग्स द्वारा यही दिखाने की डब्ल्यू एच ऑर्डन कोशिश कर रहे हैं, पेंटिंग्स वही डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये पोएम आज का रहा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा।